स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? एग्जाम चल रहा है, आई नो दैट प्रेशर बन रहा होगा। तो अप्रोक्स आप लोगों का बिजनेस फाइनेंस के बाद में ये दूसरा पेपर होगा जो कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसे डिफिकल्ट नहीं बने आप लोगों के लिए, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ रिवीजन लेक्चर्स। ठीक है, तो ये रिवीजन लेक्चर्स यही यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आएंगे, तो आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और प्रीवियस वाली वीडियोस को विजिट कर लीजिएगा। प्रीवियस में और भी कई लेक्चर्स हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे टारगेट गुरुकुल के अलावा हमारा एक न्यू चैनल है जो कि केवल लखनऊ यूनिवर्सिटी की अपडेट्स के लिए, और जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो भी लेक्चर्स वहाँ की यूनिवर्सिटी के लिए आने वाले हैं, वो चाहे बीकॉम बीएससी और फॉर एनी कोर्सेस एमए, ठीक है, वो उन सारे कोर्सेज के लिए है। तो आप लोग वहां पे जाके उसको विजिट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये जो रिवीजन लेक्चर है, मैं इसमें ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को विद इन 30 to 40 मिनट्स में एक यूनिट कवरिंग करा दूं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिटन प्रैक्टिस ज्यादा जरूरी है। आप यहाँ पे आकर के लेक्चर देख रहे हो और बहुत ज्यादा अगर आपका लेक्चर लेंथ उसकी बढ़ाऊंगी मैं, तो आप लोगों को बोरिंग लगेगा। इस वजह से लेक्चर की लेंथ मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर को क्वालिटी वाइज इंप्रूव करने का ट्राई कर रही हूँ। कि अगर कोई भी लेक्चर आपके पास में आता है तो पूरा का पूरा ट्राई कर रही हूँ मैं कि वो लेक्चर आपको एकदम कंसाइज वे में मिले। ठीक है, फिलहाल के लिए हमारा जो है बैच ऑन गोइंग है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप टारगेट गुरुकुल की जो एप्लीकेशन है वो आप लोगों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ बेहतरीन लेकर के आई है। तो दिस वंडरफुल एप्लीकेशन में आपको मिलेगा जो है टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका, और यहाँ पे आपका डाउट सॉल्विंग होगा। और जो भी हमारे ग्रुप्स है वहां पे डाउट सॉल्विंग चलते भी रहते हैं, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डाउट क्लियरेंस रहेगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो बैच ऑन गोइंग था वो कुछ इस तरीके से था कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में मेरा नाम मुस्कान है, और मेरा बीकॉम एंड एमकॉम यहाँ एलयू से ही हुआ है। तो मुझे मालूम है कि किस तरीके का लेवल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनने वाला है। ओके, क्योंकि एक जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उस हिसाब से मैंने इस सारी चीजों को तैयार करा है। इसके अलावा हमारे साथ में को एजुकेटर भी है, मानसी। मानसी का भी बीकॉम एंड एमकॉम एलयू से ही कंप्लीट हुआ है, और वंडरफुल टीचर। सारी चीजें बहुत ही अच्छे से इन्होंने जो है डन करी हैं। ठीक है, तो आप सारथी बैच को ज्वाइन कीजिए। एलयू के अगर आप स्टूडेंट हैं तो बीकॉम को, अदरवाइज आप हमारे जो रिवीजन लेक्चर्स हैं इससे भी हमसे जुड़ सकते हैं। और आपको अगर कोई न्यू टॉपिक चाहिए होगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम न्यू टॉपिक मुझे चाहिए, और इसका मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही है, तो मैं उसके लिए इमीडिएट लेक्चर डालूंगी। ठीक है, तो अभी के लिए ना हम लोग अपना प्रिपरेशन, जैसे कि आपका 15 तारीख को पेपर है। नाउ अभी आपको 15 तारीख के पहले आती है 13 तारीख, आपको बिजनेस फाइनेंस भी पढ़ना है। तो आज की ये डेट, आज की जो ये डेट है, ये एकदम बिल्कुल करेक्ट डेट है जिसमें कि आप लोग बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ सकते हो। तो मेरे साथ पढ़ो आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम अपना जो रिवीजन है उसको क्या, जब 13 तारीख वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो जब शाम आएगी तो वहां से हम फिर से स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एकदम एग्जाम के टाइम टेबल के ओरिएंटेड पढ़ेंगे, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। अब मुझे आप लोगों को बताना चाहिए मैं बताने क्या वाली हूँ। ठीक है, तो नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आपका जो यूनिट 1 है उसमें कम से कम 3 चैप्टर रिक्वायर्ड हैं आपकी पूरी यूनिट कंप्लीट होने में। पूरी यूनिट को 8 घंटे में कंप्लीट करा जा सकता है। सिर्फ मतलब 8 घंटे बहुत ज्यादा होते हैं, तो 8 घंटे को मैं कंसाइज करके पूरा ट्राई करूंगी कि इससे 1 घंटे में कंप्लीट करने का ट्राई करा जाए, बिकॉज रिवीजन सीरीज। तो जैसे नेचर और स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ओके, लेट मी शो यू।
ओके मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आप सभी लोगों को। जैसे कि मैंने बोला कि अभी स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना है, तो जहाँ पे देखो ना स्टैटिस्टिकल मेथड में स्कोप एंड ये हमें पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो ब्रांच है, ठीक है, मैथमेटिक्स की। क्या चीज करना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे क्या करना है, कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी है, फ्रेमवर्क एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। अब इतना कुछ लिखा है मैडम, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या, स्टैटिस्टिक्स मतलब न्यूमेरिकल डेटा को रिप्रेजेंट करना। अब क्या स्टैटिस्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा को ही हम प्रेजेंट करते हैं, नो, हम यहाँ पे क्वालिटेटिव डेटा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स तो इट कंप्राइजेस बोथ द क्वालिटेटिव डेटा एंड द क्वांटिटेटिव डेटा। कम ऑन, दोनों कंप्राइजेस कर रहा है, क्या क्या कॉन्सिस्ट कर रहा है, क्वांटिटेटिव डेटा एंड क्वालिटेटिव डेटा। तो क्वालिटेटिव डेटा किस तरीके का, गुड बैड, ठीक है, इस तरीके का जो कि क्वालिटी में है, राइट। गुड अमाउंट ऑफ सैलरी क्वालिटी में है, राइट। तो अभी मान लो जैसे कि मैंने क्वांटिटेटिव बोला तो क्या, एज, इनकम, और भी बहुत सारी लाइक जैसे इन्फ्लेशन रेट, इन सबको किस में रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, इन सबको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ नंबर। तो स्टैटिस्टिक्स का सिंपल सा मीनिंग अगर आप देखो तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो नंबर लॉजी में बिल्कुल इर्द गिर्द घूमती, ठीक है। अब ये इर्द गिर्द कैसे घूमती है, जैसे कि अगर आप देखो तो स्टैटिस्टिक्स में और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप स्टैटिस्टिकल जो मेथड है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल वेरियस फील्ड है, कहाँ कहाँ यूज होता है आपका स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस, साइंस, इकोनॉमिक्स, रिसर्च। मैडम ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स इतनी जगह यूज होता है, हमें तो पता ही नहीं था। देखो बिजनेस में ऐसे यूज होता है क्योंकि आपको प्रॉफिटेबिलिटी एंड एक्टिविटी रेशियो का एनालिसिस करना होता है। ये कब कर पाओगे, जब आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स को इंडिविजुअल प्लस ग्रुप स्टैटिस्टिक्स मतलब सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। आई जस्ट राइट दिस थिंग, सिंगुलर, प्लूरल। क्या मीनिंग है, एक संख्या और बहुत सारी संख्या, ठीक है। बहुत सारी संख्या का क्या मतलब है यहाँ पे कि हम एक ही साथ साथ बहुत सारे फैक्टर्स को यहाँ पे देख सकते हैं। अब एकदम बिल्कुल एनालिटिकल होकर के सोचो ये क्या मैडम कह रही है। जो प्लूरल यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है अगर किसी भी बंदे की उम्र ज्यादा है तो उस हिसाब से उसको एक्सपीरियंस में भी हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है। यहीं से फॉर्म होती है एक मतलब अगर आप देखो तो एक आप अजम्पशन जो है लेकर के चल रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको इस तरीके से रिसर्च करना है तो यहाँ पे क्या स्टैटिस्टिक्स आपके लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी ये सारी चीजें यहाँ पे चल रही हैं, फिर उसके बाद में इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल लॉजिकल रीजनिंग एंड एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग। क्यों, क्योंकि आपको क्या, आपको यहाँ पे मिल जाता है प्रॉपर एविडेंस विदाउट एनी मतलब यहाँ पे एक तो साइंटिफिक है, ऊपर से प्रूफ मिल गया तो आपका क्या डिसीजन सही होगा, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस क्या है, अब देखो हमने पहली वाली स्लाइड पढ़ी है, अगर यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझे बता देना कि क्या चीज नहीं समझ में आई है, तो मैं आपको वो चीज बता दूंगी या फिर उसके लिए न्यू लेक्चर ले आऊंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, लाइक जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, जस्ट अ वेट। ओके ओके, तो जैसे मैंने बोला स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कैसे ले रहे थे, सिंगुलर नंबर में सेंस में, और कैसे, प्लूरल नंबर में,
राइट। अब जैसे सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर में ले रहे तो हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमारे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आप सिंगुलर नंबर मतलब किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप को लेकर के चल रहे हो, ठीक है, आप किसी इंडिविजुअल को लेकर के चल रहे हो, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मैंने बोल दिया पॉपुलेशन, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे पॉपुलेशन मैंने बोला है तो इसका क्या मीनिंग है, क्यों, देखो सिंपली पॉपुलेशन अगर मैंने बोला है तो यहाँ पे मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को हमें इसलिए पढ़ना है। अब स्टैटिस्टिक्स को हम किससे रिलेट कर सकते हैं, देखो सिंपल सी चीज है, सेमेस्टर 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए थे, रिकॉर्डिंग करनी रहती है हमें, रिकॉर्डिंग करनी रहती है, फिर क्लासिफिकेशन करना रहता है, समरी बनाते हैं। आज वाला लेक्चर देखने के बाद में आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ पे से आप लोगों ने कोई नॉलेज गेन नहीं करी। मैं इंटर रिलेट करके आपको चीजें बताऊंगी और आपको फिर कभी दोबारा कोई और वीडियो देखने की इस लेक्चर के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल एकदम मैं प्रॉमिस के साथ में बता रही हूँ आप लोगों को, राइट। देखो समरी, अभी समरी के बाद में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, ठीक है। फिर क्या, अब डिसीजन, ठीक। अब ये जो मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बताया था, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये स्टैटिस्टिक्स के लिए अप्लीकेबल है, सोच के बताओ, सोच के बताओ, सोचो सोचो, 3 2 1। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितने भी ये प्रोसेस थे ये स्टैटिस्टिक्स के लिए भी उतने ही ज्यादा जरूरी हैं जितने कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग जब भी हम पढ़ते हैं लाइक जैसे बुक कीपिंग के बाद, तो हम यही सारी चीजें पढ़ते हैं और कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको क्या रिकॉर्डिंग करनी है सबसे पहले। अब रिकॉर्डिंग के लिए क्या, देखो हमें ना डेटा बहुत सारा होता है, उसके लिए हमें रिकॉर्ड करना है, कैसे कि हमें एक ओवरऑल पॉपुलेशंस में से किस चीज को लेकर के स्टडी करनी है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, इलिटरेट लोग अलग, लिटरेट लोग अलग, ठीक है। फिर उसके बाद में एज वाइज अलग, फिर एक्सपीरियंस वाइज और अलग, जॉब वाइज अलग, ठीक है, स्टूडेंट वाइज अलग। तो ये सब इन सब की तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। अब ये मल्टीपल जगह इस्तेमाल होगा। एंड समरी में क्या लगाया हमने, चार्ट्स यूज करे, पाई चार्ट्स यूज करे, ठीक है। और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं जिससे हमने इंटरप्रिटेशन करा, इंटरप्रिटेशन करने के लिए हमने बहुत सारे टूल्स यूज करे, लाइक जैसे कि कोरिलेट करा, रिग्रेशन करा, मीन निकाला, मीडियन निकाला और मोड निकाला, सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फिर हम डिसीजन ले पाए कि उसकी वैल्यू इतनी थी, दिस मीन्स कि उसका रिलेशन पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू इससे कम थी, दिस मीन्स उसका रिलेशन नेगेटिव है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। जरूरत क्या है, जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहली चीज जो जरूरत मुझे नजर आती है, इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में जरूरत मुझे समझ में आती है, कैसे, स्टैटिस्टिकल प्रोवाइड द टूल एनालाइज इंटरप्रेट डेटा अलाउिंग फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन वेरियस कंटेक्स्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे कि स्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड टूल्स टू एनालाइज द इंटरप्रेट डेटा allowing for the informed decision making in various context। तो सिंपली आपको इंफॉर्मेशन के लिए स्टैटिस्टिकल टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि आपको एनालिसिस करना होता है अपने डेटा का, जिससे आप डिसीजन ले पाते हो।
रिसर्च एनालिसिस करने के लिए अगर आपके पास में डेटा न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है तो आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, तो आपको रिसर्च करने के लिए भी ये डेटा चाहिए होता है। एंड देन आफ्टरवर्ड्स इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, इम्पैक्ट ऑन पॉलिसी। अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में लिख करके आते हो ना, तो ये वाला पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं लिख करके आते, उन्हें लिख के आना चाहिए। क्या लिखा है देखो, statistical finding influence policy decision in economy, public health, social science, shaping the world we live। बहुत सिंपल सी लाइन लिखी है कि इन्होंने कहा है कि ओवरऑल जितना भी डेटा हम जनरेट करते हैं वो इम्पैक्ट करता है पॉलिसीज को, बिकॉज उससे रिलेटेड जो डेटा होता है, पॉलिसी किनके लिए बनती है, पब्लिक हेल्थ के लिए, सोशल साइंस के लिए, एडुकेशन के लिए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या, इकोनॉमी को और वर्ल्ड को शेप करती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का बहुत जरूरत है, राइट। मेथड्स क्या हो सकते हैं कलेक्शन डेटा के, मेथड्स क्या हो सकते हैं, तो हमारा जो सफर है ना, डिफाइनिंग से एनालाइजिंग तक का सफर कुछ इस तरीके से खत्म होता है कि सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन है कैसा। ठीक है, आप अब ये मत देखो इतना ज्यादा कि मेथड दो तरीके के होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड होता है। पुराना वे हो गया, हम लोग हमारे समय में पढ़ा करते थे, ठीक है। अभी क्या, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट तो होता है, लेकिन उसके अंदर का जो कंटेंट हमको लिख करके आना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब वो एग्जामिनर पढ़ पढ़ के थक गया होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। तो हम कुछ और तरीके से लिखेंगे इसको, जैसे सर्वे एंड क्वेश्चनर मेथड। अब यहाँ पे आपने लिखा, अब एक तरीका तो ये है कि आप ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से लिखो, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड, और फिर उसके बाद में आप क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट कर दो। दूसरा तरीका तो ये है कि सबसे पहले आप लिखो, लाइक जैसे मैंने लिखा भी है, सर्वे एंड क्वेश्चनर मेथड। ठीक है, अब ये सर्वे एंड क्वेश्चनर मेथड कैसा हो गया, ये प्राइमरी डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले आपने लिखा, फिर उसके बाद में क्या लिखा, one of the common method involving the systematic gather of information from a target audience। ठीक है, आपकी जो भी ऑडियंस है, जहां पर भी आप अपना जो है डेटा एनालिसिस करोगे, डेटा कलेक्ट करोगे, तो यहाँ पे क्या है, आपका गैदर इंफॉर्मेशन करने के लिए बेस्ट वे है और एक सिस्टमैटिक गैदरिंग इंफॉर्मेशन टूल है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अब यहाँ पे आपने एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है, प्राइमरी डेटा है। यूटिलाइज द साइंटिफिक सेटिंग इन्वॉल्विंग द मैनिपुलेशन एंड ऑब्जर्वेशन वेरिएबल टू ड्रॉ कंक्लूजन, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी, लाइक जैसे रिसर्च ऑब्जर्व subject in their new natural environment, drawing insight from a real life scenario। ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज हो गई, हम इसे दूसरी तरीके से नहीं लिख सकते क्या, देखो ध्यान, हम इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल जो स्टडी मैंने बताई है, ये वाली, ये प्राइमरी सोर्स है, ठीक है, ये भी हमारा प्राइमरी सोर्स है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी कैसी हो गई, ये भी हमारा जो है प्राइमरी सोर्स है। तो सारी चीजें प्राइमरी में आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे ये सारी चीजें लिख ली। ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब है, कि जैसे कि आपने कभी कभी सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या फिर लंदन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जिसमें कि 10 से 15 लोगों को साथ में रखा गया, उनका बाइंग पैटर्न देखा गया, तो पता चला कि जो वुमेन होती हैं वो एज कंपेयर टू मेन ज्यादा शॉपिंग कर लेती है। ठीक है, तो उनके हिसाब से जो रिसर्च हुई कैसे हुई, ये ऑब्जर्वेशन में हुई। वैसे कहना तो हम इसे एक्सपेरिमेंट बोल सकते, बट नहीं, ये गलत होगा। एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप केमिकल से एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट तो नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव एंड
इंफॉर्मेशनल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, आप यहाँ पे क्या डिस्क्रिप्शन देते हो, समरी निकालते हो, इंटरप्रिटेशन करते हो बाय द वे ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएबिलिटी एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इन्फर्ड स्टडी में क्या है, इन्वॉल्व द प्रिडिक्शन, आपको प्रिडिक्शन करा आपने बाय द वे ऑफ पास्ट टाइम में जो भी डेटा था उससे प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, और आप यहाँ पे हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हो। हाइपोथेसिस का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे अपनी कोई अजम्पशन मान करके चलते हो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स जो आपकी होती है, पहला तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो होती है वो आपकी एकदम बिल्कुल कहे जा सकते कि अनबायस्ड होती है। ठीक है, एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड फॉर द सैंपल। ठीक है, हर एक पर्सन को चांस मिलता है कि वो सैंपल जो है वो उसके लिए इकट्ठा करा जाता है, और यहाँ पे क्या अनबायसनेस होती है, तो इसे बोलते हैं हम सिंपल रैंडम। यहाँ पे बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म नहीं इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे टेट्राफाइड सैम्पलिंग। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में भी आ जाता है कॉमर्स के पेपर में। ठीक है, टेट्राफाइड सैम्पलिंग जो होती है वो कुछ एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दी जाती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ये पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है। ठीक है, ये पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, रैंडम सेलेक्टेड करा जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स में कुछ एक नंबर्स हैं, तो जैसे इन्होंने 2 3 4, अब यहाँ पे 3 को कर लिया, रैंडमली करते हैं। ठीक है, ये लोग 4 भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से। और फिर उसके बाद में क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है कि डिवाइड कर दिया जाता है इनको, पॉपुलेशन को, देन रैंडमली इंटायर क्लस्टर ऑफ द सैम्पलिंग। अब जैसे कि मान लो मैंने बोला कि यहाँ पे एक मतलब एक सर्कल है, वहां पे एक सर्कल है, इसके अंदर 10 लोग हैं। ठीक है, हमने 10 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, इंटायर इंटायर। ठीक है, यहाँ पे ईच एंड एवरी पर्सन को, क्लस्टर को जो है सैंपल के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, देखो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैसी हो सकती है, लाइक जैसे कि अगर मैंने बोला यहाँ पे क्या आता है, मीन, मीडियन, मोड।